नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 4th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। क्रांतिकारियों के कई विस्फोटक कार्य और मेरे परिचय के अंतर काल में ही हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे, मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देखकर प्रसंग टल जाया करता था। लेखक कहते हैं जो क्रांतिकारी थे उनके जो बहुत सारे ऐसे कार्य थे, विस्फोटक कार्य मतलब बहुत बड़े बड़े कार्य थे जो उनके परिचय में हुए थे, अंतरकाल में मतलब उस समय ही हुए थे ऐसे, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। मतलब लेखक उनको पूछ नहीं सकते थे उसके बारे में, लेकिन जो भी होता था वो संकेत कर देते थे कि ये कार्य ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे। तो मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देखकर प्रसंग टल जाया करता था। मतलब लेखक का कहना था कि उसके चेहरे पे वो भाव नहीं होते थे, मुद्राएं मतलब भाव नहीं होते थे। ऐसा अनुमोदन यानी कि उस प्रसंग के बारे में, उस कार्य के बारे में लेखक के मुंह पर भाव न देखकर फिर वो प्रसंग टल जाया करता था। उनका शरीर शक्ति का पुंज था, मतलब बहुत ही शक्तिशाली थे, और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह। शिरा यानी कि जो रग हम बोलते हैं गुजराती में अपने नस कहवाय, तो उसकी जो शिराओं में जो उष्ण यानी कि गर्म खून का जो प्रवाह बहता था, वो बहुत ही शक्तिशाली थे, और उनकी रगों में गर्म खून बहता था, ऐसा मतलब जोशीला खून था। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। वो उनकी कार्यों की शोभा क्या थी? वो कार्यों मतलब उनके कार्य ही ऐसे थे जिससे वो जाने जाते थे, और वाणी की शोभा मौन थी, मतलब वो ज्यादा बोलते नहीं थे। न जाने कितने रुपए में मैंने उन्हें देखा होगा। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वैसे ही खिलते थे। मतलब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के कपड़ों का वर्णन किया गया है। साधारण तया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों के कछोटे से ढकने वाले धोती पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है, और पूरे पंजाबी परिधान में भी। हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। लेखक ने चंद्रशेखर आजाद को परिधान यानी कि हर तरफ के कपड़ों में देखा था, ड्रेस में देखा था ऐसे। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा था। वो खुद भले शक्तिशाली दिखते थे, दिखने में बहुत ही ताकतवर लगते थे, लेकिन उनका मन था वो मक्खन जैसा कोमल था। उनकी वीरता में जो उग्रता थी उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था, और भारत को स्वतंत्र करने की बलवंती आकांक्षा थी। उनका जो लक्ष्य, उनकी वीरता थी उसमें उग्रता थी, वो उग्र हो जाते थे, और उनका जो लक्ष्य था वो वैसे था राजनीतिक अपराध, लेकिन वो काम अच्छा करते थे। क्या करते थे? तो भारत को स्वतंत्र करने की आकांक्षा थी, मतलब इच्छा थी उन्हें। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी, ध्वंस यानी कि सब नाश हो जाना ऐसे, तो वो साहस था उनमें कि अंग्रेजी साम्राज्य को हम नाश करेंगे। साहस यानी कि हिम्मत। उनका आलंबन विदेशियों के पशु बल की अक्कड़ थी। अपने देश के जो निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। वो जो लड़ाइयाँ कर रहे थे, जो क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे, उसमें जो निर्दोष लोग भी पीछे जाते थे, उसके लिए उनको सहानुभूति थी और आंख में से आंसू निकलते। पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। उनका जो सार्वजनिक यानी कि सबकी खुशी के लिए जो काम करते थे, उसमें वो बोलते थे कि दया करना मतलब कायरता की निशानी है, और क्षमा करना तो क्षमा करके आपत्ति को आमंत्रण देना होता है। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी ही कार्य पद्धति समीचीन है। मतलब लेखक कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्तियों को उन्होंने ऐसे
कार्य करके ही दिखाए कि यही कार्य अच्छे से हमें करने चाहिए और वो यही कार्यों से हमें सफलता मिलेगी। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। उनका एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता। बस हमारे देश को आजादी दिलाना। ये धर्म, पाप, पुण्य, ईश्वर, इन सब के विवाद के लिए उनके पास टाइम नहीं था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे। मतलब ऐसे ही आकाशवाणी, मतलब ऐसे ही आकाश, वैसे तो अवकाश में यानी अंतरिक्ष होता है और आकाश भी होता है, तो ऐसे फालतू बातें समझते थे। मैं कह नहीं सकता था कि उनके विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर वह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता में मन में हिचक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे। जिस मान्यता उनके मन में जो हिचकिचाहट होती थी, शैथिल्य यानी कि शिथिलता, ढीला हो जाना, लूज होना, ऐसे। कार्यभीरुता मतलब डरपोक, बुद्धिवाद, बुद्धिमान, पलायनवाद मतलब भाग जाना, ऐसे। पलायन होना मतलब भाग जाना, तो ऐसे उनसे वो प्रतिकूल थे, मतलब विरोधी थे ऐसे। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेक अर्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो और कदाचित नहीं मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्बलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उज्ज्वलता के बड़े पोषक थे। कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि हत्याओं के बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। वो पाप पुण्य में नहीं मानते थे, लेकिन जो झूठ था, जो गलत था, उनके सामने वो बिल्कुल झिझकते नहीं थे। और जो ऐसे लोग थे जिसकी वजह से देश में अंधाधुंध फैल गई थी, उनको मारने में भी उनके कोमल हाथ हिचकिचाते नहीं थे। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब भी उनकी मनुहार मेरे सामने घूम रही। मनुहार यानी कि उनका पूरा चेहरा, उनका फेस, उनके कार्य सब उनके लेखक के सामने घूम रहे। कितने अधिक व्यक्तियों में भी उनकी ममता की जड़ें जमी है, यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। मतलब उसके बाद पता, वो चले गए तब उनके कार्यों का पता चलता है। ऐसे राजनीतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करे। सराहना मतलब उनको सम्मानित करना। तो लेखक का कहना है कि राजनीतिक लोग हैं, वो उनकी प्रतिमा बनाकर स्वतंत्रता प्राप्ति का एक अग्रदूत, मतलब सबसे आगे चलने वाला दूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करें। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजावे और उनके महत्व का निर्णय करे। साहित्यिक उन पर उपन्यास, कहानियां और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना दे। संपादक गण उन पर लेख और टिप्पणियां लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहे। परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों में कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं। मतलब इनका कहना ये है कि अभी जो साहित्यकार है, कवि है, कहानीकार है, उनको उनके कार्य के, मतलब चंद्रशेखर आजाद के कार्यों के बारे में लिखकर अभी के लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। लेकिन ये तो अभी क्या है कि सिर्फ हमें कागज पर लिखना है। अभी उनकी मूर्ति तो हम, मतलब उनकी जो उन्हें तो हम देख नहीं सकते हैं। मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं। मतलब अभी हम सिर्फ उनके बारे में लिख ही सकते हैं, सफेद धवल यानी कि सफेद कागज पर। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है। उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज की पंक्तियां अर्पित हो। लेखक कहते हैं कि ये पंक्तियां सब उनकी है, तो उनकी याद में उन्हें हम कभी भूले नहीं, उसके लिए उनकी स्मृति में ये पंक्तियां उन्हें अर्पण है। स्टूडेंट ये लेसन यहाँ पर पूरा होता है। आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।